2 जुलाई 1995 की एक रात को एक ऐसी घटना घटी थी जिसे सुनने वाले हर शख्स के दिल में तंदूर में बना खाना खाने का सोचकर ही डर और घिन पैदा हो जाती थी। दरअसल उस रात 11 बजे के करीब दिल्ली के जनपथ रोड कनॉट प्लेस में एक अशोक यात्री निवास नाम के बगिया रेस्टोरेंट से आग की कुछ लपटें उठती हुई दिखाई देती है। तो एक सब्जी बेचने वाली औरत जिसका नाम अनारो देवी था, उनकी उन आग की लपटों पर नजर पड़ती है तो वो रेस्टोरेंट में आग लगी है सोचकर जोर जोर से चिल्लाने लगती है और उनकी आवाज सुनकर वहां आसपास के कई लोग इकट्ठा हो जाते हैं। इसी शोर शराबे के चलते उसी इलाके में पेट्रोलिंग कर रहे कांस्टेबल अब्दुल नाजिर कुंजू वहां आ पहुंचते हैं। जब वो रेस्टोरेंट के बाहर से देखते हैं तो वो आग की लपटें सच में इतनी ऊंची उठ रही थी जैसे कि बहुत बड़ी आग लगी हो। तो कांस्टेबल अब्दुल जब उस रेस्टोरेंट के थोड़ा अंदर झांकने की कोशिश करते हैं तो वहां उन्हें 2 लोग दिखाई देते हैं। दरअसल कांस्टेबल अब्दुल नाजिर कुंजू के साथ उस रात एक होमगार्ड भी थे जिनका नाम चंद्रपाल था, जिसे वो रेस्टोरेंट के बाहर ही खड़े रहने को कहते हैं और खुद रेस्टोरेंट के अंदर जाने की कोशिश करते हैं। पर उन्हें गेट पर ही उस होटल का मैनेजर केशव मिल जाता है। कांस्टेबल अब्दुल उससे पूछते हैं कि तुम ये क्या जला रहे हो जिससे इतनी तेज लपटें उठ रही है। तो मैनेजर कहता है कि वो यूथ कांग्रेस के पुराने बैनर और पोस्टर्स जला रहे हैं। तो कांस्टेबल अब्दुल फिर भी पास जाकर देखने की कोशिश करते हैं तो मैनेजर फिर उन्हें रोककर कहता है कि पोस्टर्स ही जला रहे हैं, थोड़ी देर बाद ये आग बुझ जाएगी। तो अब्दुल बाहर तो आ जाते हैं पर उन्हें कुछ अजीब स्मेल आती है, जैसे कि मक्खन को मीट के साथ फ्राई किए जाने पर आती है। तो वो थोड़ा रुकने के बाद रेस्टोरेंट की पीछे वाली दीवार पार करके रेस्टोरेंट के अंदर दाखिल हो जाते हैं। लेकिन फिर एक बार रेस्टोरेंट का मैनेजर केशव उन्हें रोकने की कोशिश करता है और वो काफी घबराया हुआ नजर आता है। ये देखकर कांस्टेबल अब्दुल का शक और बढ़ जाता है तो वो मैनेजर केशव की एक भी बात ना सुनकर सीधे उस तंदूर के पास पहुंच जाते हैं। पर जैसे ही वो उस तंदूर के पास पहुंचे उनके तो होश ही उड़ गए, क्योंकि उन्होंने देखा कि तंदूर के अंदर एक इंसान जल रहा है और उसकी आधी बॉडी तंदूर में है और आधी तंदूर के बाहर। मतलब आप इमेजिन कीजिए कि एक तंदूर के अंदर एक इंसान को जबरदस्ती ठूसा गया हो और उसकी आधी बॉडी जल चुकी है और अपर बॉडी अब भी जलकर पिघल रही है। जब कांस्टेबल अब्दुल ये मंजर देखते हैं तो वो भागकर रेस्टोरेंट के बाहर आकर अपने वायरलेस से पुलिस और फायर ब्रिगेड तक को ये खबर पहुंचाते हैं, जिसके बाद पुलिस और फायर ब्रिगेड वहां आकर जब आग बुझा देते हैं तो अंदर से अधजली लाश निकलती है। जिसके बाद पुलिस उस बगिया रेस्टोरेंट के मैनेजर केशव को कस्टडी में ले लेती है और उस लाश को बाहर निकालकर पुलिस पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। रात के करीब 1 बजे उस एरिया के जॉइंट सीपी मैक्सवेल बरेला को इस घटना की खबर दी जाती है तो वो तुरंत उस घटना स्थल पर पहुंच जाते हैं और फिर होटल के मैनेजर केशव से जब पूछताछ की जाती है तो वो अपना मुंह नहीं खोलता और इधर उधर की बातें करके पुलिस को घुमाने की कोशिश करता है। अब तक पुलिस को इस केस के अंदर कोई भी लीड नहीं मिल पाई थी, पर अगले दिन जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है तो पता चलता है कि ये लाश एक महिला की थी और मौत का कारण आग से जलने को बताया जाता है। और अगले दिन जब उस तंदूर को अच्छी तरह खंगाला जाता है तो उससे पुलिस को एक पायल मिलती है, पर अब तक भी ये लाश किस महिला की थी ये पता नहीं चल पाया था, क्योंकि जब लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया था तब तक लाश इतनी बुरी तरह जल चुकी थी कि उसकी आंतें तक बाहर आ गई थी। इसलिए ये लाश किसकी है इसका पता लगाना थोड़ा मुश्किल था। इसके बाद जब ये खबर बाहर मीडिया में आई तो सभी लोगों को ये बात जानकर बहुत अजीब लगा कि किस तरह से किसी इंसान को तंदूर में जला दिया गया और सारे ही लोग दंग रह गए। तभी ये खबर जब अखबार में छपी तो एक शख्स सामने आता है जिसका नाम मतलूब करीम था, जो कि उस लाश की पहचान करने सामने आता है। जब वो लाश को और उससे बराबंद हुई एक अंगूठी को देखता है तो वो बताता है कि ये लाश उसकी दोस्त नैना सहानी की है और वो उसकी दोस्त के कत्ल का जिम्मेदार नैना सहानी के पति को बताता है, जो कि दिल्ली यूथ कांग्रेस का प्रेसिडेंट और साथ ही साथ उसी बगिया रेस्टोरेंट का ओनर भी था, जिसका नाम वो सुशील शर्मा बताता है। मतलूब करीम ने बताया कि नैना सहानी और उसके पति के रिश्ते कुछ ठीक नहीं थे और उनमें अक्सर अनबन हुआ करती थी। अब पहली बार पुलिस को इस केस से लेकर कुछ हद तक इंफॉर्मेशन मिली थी। पहली मरने वाली का नाम, दूसरा मारने वाले का नाम। हालांकि अब तक इस बात का कोई सबूत नहीं था कि ये खून सुशील शर्मा ने ही किया है। उसके बाद पुलिस सुशील शर्मा की तलाश शुरू करती है तो उन्हें पता लगता है कि सुशील शर्मा अपने घर से 2 जुलाई से ही गायब है। तो पुलिस का शक यकीन में बदलता है और उसकी हर जगह तलाश की जाती है। अखबारों में सुशील को पकड़ने के लिए आर्टिकल्स छपने लगे
और जिस तरह से नैना साहनी का खून हुआ था, उस चीज से लोगों के दिलों में गुस्सा बढ़ने लगा और जनता सड़क पर प्रोटेस्ट करने लगी, जिससे कि पुलिस पर और प्रेशर बढ़ने लगा। अब पुलिस सुशील शर्मा और नैना साहनी के घर पहुंचती है, जो कि गोल मार्केट एरिया के एक सरकारी फ्लैट 8/2A था। जब पुलिस उस घर के अंदर दाखिल होती है तो उन्हें वहां खून के धब्बे और खाली बुलेट के शेल मिलते हैं, जिसके बाद पुलिस के सामने एक अलग ही कहानी बनकर आती है, क्योंकि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के मुताबिक जैसा कि सभी ने देखा था, नैना साहनी की मौत तंदूर में जलकर हुई थी। तो फिर सुशील के घर में ये खून किसका था और बुलेट के खाली शेल पड़े थे, तो ये बुलेट्स किस पर चलाई गई थी? उसके बाद दिल्ली के उपराज्यपाल प्रसन्ना भाई करुणाशंकर के कहने पर लाश का एक बार फिर पोस्टमार्टम करवाया जाता है, जिसमें कि लगभग 3 अलग अलग हॉस्पिटल्स के डॉक्टर की टीम ने लाश का पोस्टमार्टम किया और तब जाकर बॉडी में गोलियों के 2 निशान पाए गए, जो कि एक सर पर और एक गर्दन पर था। और तब इस बात का खुलासा हो पाया कि नैना साहनी की पहले गोली मारकर हत्या की गई और उसके बाद लाश को ठिकाने लगाने के इरादे से उसे तंदूर में जलाने की कोशिश की गई। लेकिन इसके बाद भी पुलिस को एक बार फिर ये कंफर्म करना था कि ये लाश नैना साहनी की ही है, क्योंकि नैना साहनी के दोस्त मतलूब करीम ने सिर्फ एक अंगूठी देखकर ही इस लाश की पहचान की थी, क्योंकि चेहरा पहचानने लायक बचा नहीं था। तो लाश की पहचान करवाने के लिए पुलिस नैना साहनी के घर वालों को बुलाती है, लेकिन लाश की इतनी बुरी हालत होने के कारण उसके घरवाले उसे पहचानने से ही मना कर देते हैं। और जब जाकर पहली बार देश में स्कल इमेज टेक्निक और डीएनए टेस्ट का इस्तेमाल किया गया, जिसके लिए हैदराबाद से टीम बुलवाई गई और उस लाश का और नैना साहनी के घर वालों का डीएनए लिया गया। और रिपोर्ट्स आने के बाद उसमें पता चलता है कि ये बॉडी नैना साहनी की ही थी, क्योंकि दोनों ही डीएनए मैच कर गए थे। तो अब ये तो साफ हो गया था कि मरने वाली नैना साहनी ही है। इसके बाद बगिया रेस्टोरेंट के मैनेजर केशव ने भी अपना मुंह खोला और जितना भी उसे पता था उसने पुलिस को बता दिया। लेकिन अब भी ये हत्या क्यों की गई थी ये साफ नहीं हो पाया था। इसके पीछे का कारण तो सिर्फ सुशील शर्मा ही बता सकता था। तो पुलिस सुशील शर्मा को ढूंढने के लिए अपने सारे पैतरे लगा देती है। तभी दिल्ली पुलिस के पास एक खबर आती है, जिसमें उन्हें यह पता चलता है कि सुशील शर्मा बेंगलोर में देखा गया है। उसके बाद दिल्ली पुलिस बेंगलोर पुलिस से कांटेक्ट करती है और जॉइंट सीपी मैक्सवेल बरेला अपनी टीम लेकर बेंगलोर के लिए निकल जाते हैं। जैसे ही सुशील शर्मा को पता लगता है कि पुलिस उसे ढूंढते हुए यहाँ तक आ पहुंची है, तो वो बेंगलोर के कोर्ट में सरेंडर के लिए पहुंच जाता है। और इस घटना के पूरे 8 दिन बाद 10 जुलाई 1995 को सुशील शर्मा बेंगलोर में गिरफ्तार कर दिल्ली लाया जाता है। अब सुशील शर्मा जब पुलिस की कस्टडी में आ जाता है तो वो भी अपना गुनाह कबूल कर लेता है और पुलिस को शुरू से अब तक सब कुछ बता देता है। सुशील शर्मा बताता है कि दिल्ली यूथ कांग्रेस का प्रेसिडेंट होने के नाते उसकी इससे जुड़े कई कर्मचारियों से मुलाकात होती रहती थी और इन्हीं मुलाकातों के दौरान सुशील शर्मा एक दिन नैना साहनी से मिलता है और नैना साहनी के जरिए ही मतलूब करीम से, क्योंकि नैना और मतलूब दोनों ही पुराने अच्छे दोस्त थे और दिल्ली यूथ कांग्रेस से जुड़े हुए थे। तो जब सुशील शर्मा और नैना साहनी कई बार मिले तो उन्हें आपस में प्यार हो गया और ये दोनों किसी को बिना बताए मंदिर में जाकर चुपचाप शादी कर लेते हैं और गोल मार्केट एरिया का एक सरकारी फ्लैट 8/2A में रहने लगते हैं। पर शादी के कुछ वक्त बाद भी सुशील अपने और नैना के रिश्ते को दुनिया के सामने उजागर नहीं करना चाहता था, जिसकी वजह से अक्सर उन दोनों में लड़ाइयाँ हुआ करती थी, क्योंकि नैना इस रिश्ते को छुपा कर रखना नहीं चाहती थी। पर सुशील हमेशा नैना को चुप रहने को कहता था और उससे मारपीट किया करता था। इसी बीच नैना इस सब के बारे में अपने पुराने दोस्त मतलूब करीम को फोन पर बताया करती थी और अक्सर उससे बातें किया करती थी। पर सुशील को नैना और मतलूब की बातें करना पसंद नहीं था। उसे लगता था कि शायद इन दोनों का कुछ अफेयर हो सकता है। पर नैना उसकी बात ना मानकर मतलूब से अक्सर बातें किया करती थी, जिसकी वजह से नैना और सुनील में अक्सर झगड़े हुआ करते थे। तो नैना इन सब से परेशान होकर सुशील को हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर ऑस्ट्रेलिया चले जाने वाली थी और उसने ऑस्ट्रेलिया जाने का फैसला भी कर लिया था, जिसके बारे में मतलूब सब कुछ जानता था और वो ही नैना की ऑस्ट्रेलिया जाने में मदद करने वाला था। लेकिन 2 जुलाई 1995 की शाम को जब सुशील शर्मा अपने घर पहुंचता है तो देखता है कि नैना घर के लैंडलाइन पर किसी से बात कर रही होती है और सुशील को देखते ही वो अचानक फोन रख देती है और सुशील के पूछने पर बिना कोई जवाब दिए अपने शराब का गिलास उठाकर वहां से चली जाती है। तो सुशील शर्मा अपने लैंडलाइन का रिसीवर उठाकर लास्ट डायल नंबर पर रीडायल करता है और वो हमेशा शाम को घर आने के बाद एक बार लैंडलाइन से रीडायल करता था, ये देखने के लिए कि नैना किससे बात करती है। और उस दिन भी जब उसने ऐसा किया
तो दूसरी तरफ से फोन मतलूब करीम ने उठाया। सुशील मतलूब की आवाज सुनकर ही उसे पहचान लेता है और बिना एक भी शब्द बोले वो फोन रख देता है। अब उसका गुस्सा और बढ़ गया था और वो इस बात का जवाब लेने जब नैना के पास गया तो नैना उसे जवाब देती है कि तुम्हें इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। और ये एक बात सुनकर सुशील को इतना गुस्सा आता है कि वो अपनी लाइसेंसी रिवॉल्वर निकालकर एक के बाद एक नैना पर 3 गोलियां चला देता है, जो कि एक गोली उसकी गर्दन पर लगती है और एक गोली सर पर लगती है, जिससे कि नैना की मौके पर ही मौत हो जाती है। और नैना की मौत के थोड़ी देर बाद जब सुशील का गुस्सा शांत होता है और वो अपने होशो हवास में आता है तो वो बहुत पछताता है, क्योंकि उसने गुस्से में नैना का खून कर दिया था। और ये कोई प्री प्लान मर्डर नहीं होने के कारण सुशील बहुत घबरा जाता है और नैना की लाश को बेडशीट में लपेटकर काली पॉलीथीन में भरकर अपनी मारुति 800 की डिक्की में नैना की लाश को लेकर दिल्ली की सड़कों पर घूमने लगता है, क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो इस लाश को कैसे ठिकाने लगाए, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि वो कभी पकड़ा जाए। और उसे दिल्ली की सड़कों पर ऐसे घूमते घूमते रात के करीब 9:30 बज गए थे। पहले तो वो नैना सहानी की लाश को किसी ब्रिज से पानी में फेंकने वाला था, पर उस रात उस ब्रिज पर काफी भीड़ होने के कारण वो ऐसा नहीं कर पाता। लेकिन तभी उसके दिमाग में अपना कनॉट प्लेस वाला बगिया रेस्टोरेंट आता है, तो वो अपनी गाड़ी लेकर सीधा उस रेस्टोरेंट में पहुंचता है और अपने मैनेजर के पास जाकर उसे रेस्टोरेंट बंद करने को कहता है। सुशील शर्मा की ये बात सुनकर केशव चौंक जाता है, क्योंकि नॉर्मली वो रेस्टोरेंट 11-12 बजे तक चलता था और अब भी वहां लोग बैठकर खाना खा रहे थे, पर वो सुशील की बात टाल भी नहीं सकता था। इसीलिए जो लोग खाना खा रहे होते हैं उन्हें छोड़कर केशव वहां बैठे बाकी सारे लोगों को खाना खत्म होने का बहाना करके वहां से भेज देता है। और सभी लोगों और रेस्टोरेंट के कर्मचारियों के वहां से चले जाने के बाद सुशील केशव को ये सारी बात बताता है। और क्योंकि केशव सुशील का पुराना भरोसेमंद आदमी था, इसलिए सुशील उसे सारी बातें बता देता है और कहता है कि उसे इस लाश को ठिकाने लगाना है। केशव ये सब सुनकर थोड़ा घबरा जाता है और उस वक्त उस रेस्टोरेंट में केशव और सुनील मिलकर सारी लाइटें बंद कर देते हैं और वहां पूरी तरीके से अंधेरा कर देते हैं। वहां सिर्फ एक तंदूर था जो कि अब तक जल रहा था। तभी सुशील शर्मा केशव से कहता है कि इस लाश को इसी तंदूर में जलाना है। ये सुनकर केशव काफी घबरा जाता है, पर क्योंकि वो सुशील का पुराना साथी था तो वो ये बात मान लेता है और सुशील और केशव मिलकर नैना की बॉडी को जलते हुए तंदूर में डाल देते हैं। पर लाश तंदूर में पूरी तरह जा नहीं पा रही थी, तो वो दोनों कैसे तैसे करके तंदूर में जबरदस्ती नैना की लाश को ठूस देते हैं और ऊपर से लकड़ियां डाल देते हैं और लाश धीरे धीरे जलना शुरू भी हो जाती है। पर सुशील चाहता था कि ये लाश और जल्दी जले, तो वो रेस्टोरेंट में पड़े यूथ कांग्रेस के बैनर और पोस्टर्स भी उस तंदूर के अंदर डाल देता है, पर उससे भी कोई बात नहीं बन पा रही थी। उसके बाद वो वहां पड़ा हुआ थोड़ा सा मक्खन लेकर उस तंदूर में डाल देता है, जिसके बाद आग तेज होने लगती है। फिर वो वहां पड़ा हुआ सारा मक्खन तंदूर और लाश के ऊपर डाल देता है, जिसके बाद आग बहुत तेजी से ऊपर उठने लगती है और उसकी लपटें इतनी बढ़ जाती है कि वो रेस्टोरेंट के बाहर से दिखाई पड़ने लगती है और साथ ही साथ लाश के बटर में जलने की बदबू भी दूर दूर तक फैल जाती है, जिससे कि वहां लोग इकट्ठे होने लगते हैं। जिसके बाद ही अनारो देवी उसे देखती है और जिसके बाद ही कांस्टेबल अब्दुल रेस्टोरेंट के अंदर दाखिल होते हैं और पुलिस को इस बारे में मैसेज देते हैं। इसके बाद जब पुलिस वहां आती है तो सुशील शर्मा वहां से फरार होकर दिल्ली के गुजरात भवन में एक गुजरात कैडेट ऑफिसर के साथ वहां रात गुजारता है और अगले दिन जयपुर निकल जाता है और जयपुर से फ्लाइट लेकर मुंबई जाता है और वहां से मद्रास पहुंच जाता है, जहां वो अपना हुलिया बदलकर छुपते छुपाते रहने लगता है और एक वकील की मदद से कोर्ट में अग्रिम जमानत की अर्जी लगा देता है, ये कहकर कि उसे किसी झूठे केस में फंसाया जा सकता है और उसकी गिरफ्तारी ना हो, इसीलिए उसे अग्रिम जमानत चाहिए। और वहीं से बेंगलोर के लिए निकल जाता है और बेंगलोर में ही वो दिल्ली पुलिस के हाथ लग जाता है। इसके बाद दिल्ली पुलिस ये सब सुनकर उसे कहती है कि अगर तुमने सिर्फ कत्ल किया होता और अपना गुनाह कबूल कर लिया होता तो शायद तुम्हें कम सजा मिलती, पर मारने के बाद जिस तरीके से तुमने लाश को ठिकाने लगाने की कोशिश की है उसके लिए तुम्हें ज्यादा से ज्यादा सजा मिलेगी। इसके बाद जब लोअर कोर्ट में सुशील का मुकदमा चलाया जाता है तो 1995 से 2003 तक चलने के बाद 7 नवंबर 2003 को कोर्ट सुशील शर्मा को मौत की सजा सुनाती है। कोर्ट ने अपने फैसले में मेंशन किया था कि जिस बेरहमी से खून के बाद सुशील ने लाश को तंदूर में डालकर जलाने की कोशिश की, ऐसा पहले कभी नहीं किया गया और इसके लिए फांसी से कम सजा देना
इंसाफ नहीं होगा। और साथ ही मैनेजर केशव को भी सुशील के साथ साथ 7 साल के लिए सख्त कैद की सजा सुनाती है। इसके बाद सुशील शर्मा इस केस को दिल्ली हाई कोर्ट में लेकर जाता है और 4 साल बाद 19 फरवरी 2007 को हाई कोर्ट लोअर कोर्ट का फैसला सही बताकर उसे फांसी की ही सजा सुनाती है, जिसके बाद सुशील ये केस सुप्रीम कोर्ट में लेकर जाता है और 2007 से 2013 तक सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चलने के बाद 8 अक्टूबर 2013 को सुप्रीम कोर्ट लोअर कोर्ट के फैसले को खारिज करते हुए कहती है कि ये कोई प्री प्लान्ड मर्डर नहीं था। जो कुछ हुआ वो अचानक गुस्से गर्मी के चलते हुआ और सुशील से सोसाइटी को कोई खतरा नहीं है और ये मियाँ बीवी के आपस का मामला था और उसका पिछला कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड ना होने के कारण सुशील की फांसी की सजा को रद्द कर दिया जाता है और उसे उम्र कैद में तब्दील कर दिया जाता है, जिसके 2 साल बाद साल 2015 में सुशील शर्मा पैरोल के लिए अपील करता है और कोर्ट उसे परेल दे भी देती है, मगर वो कुछ दिनों बाद वापस जेल के नियमों के अनुसार जेल में आ जाता है। फिर इसके 3 साल बाद 21 दिसंबर 2018 को सुशील के अच्छे व्यवहार के चलते और 23 साल की कैद के बाद उसे तिहाड़ जेल से आज़ाद कर दिया जाता है, जिसके बाद सुशील शर्मा अपने एक इंटरव्यू में ये मानता है कि सिर्फ उस एक पल ने उसकी ज़िंदगी के 23 साल छीन लिए और उसने ये सब करने के पहले अगर एक पल के लिए सोचा होता तो आज ये सब नहीं होता। अगर वो अपने गुस्से पर थोड़ा काबू कर लेता और गोली चलाने से पहले एक बार सोच लेता तो शायद उसकी ज़िंदगी कुछ और होती। और अगर कांस्टेबल अब्दुल अगर ज़बरदस्ती रेस्टोरेंट में ना घुसते तो शायद ये बात किसी के सामने ही नहीं आ पाती। तो बस यही थी इस तंदूर कांड की कहानी। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना